साहित्य के शुभचिंतकों, नमस्कार। आपके जीवन दर्शन प्लस चैनल पर आपका सादर स्वागत है। आज मैं आपके समक्ष एक व्यंग कथा लेकर उपस्थित हुआ हूँ। इस व्यंग कथा में पश्चिम उत्तर प्रदेश के दो खास नवधनाढ़ वर्गों में कुत्ते पालने की होड़ को लेकर जो कथानक बुना गया है वह उन दोनों समुदायों के अहंकार पर करारा चोट करता है। कुत्ता उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा का द्योतक है। इस बारे में कुछ ज़्यादा न बताते हुए लीजिए मैं इस व्यंग कथा का पाठ प्रस्तुत कर रहा हूँ। शीर्षक है कुत्तागिरी। जब अपना घर द्वार बेचकर गांवों से आए लोगों ने कॉलोनी में बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची कोठियां खड़ी कर ली और अंतरंग को कीमती साज सामानों से सजा धजा दिया, तो उन्हें इनकी हिफाजत की चिंता सताने लगी। इस बारे में उन्होंने दोस्तों और रिश्तेदारों से भी मशवरे लिए, कुछ सुरक्षा एजेंसियों से भी संपर्क किया। महंगे सुरक्षा गार्ड तैनात करना तो उनके वश की बात थी नहीं। इस दरमियान यार दोस्तों ने बार बार इस बात पर बल दिया कि अगर घरों की हिफाजत करनी है तो कुत्ते जैसी वफादारी इंसानों में कहाँ। लिहाजा कोठियों की बेहतर हिफाजत के लिए उन्हें एक ही नुस्खा रास आया, और वह नुस्खा था कोठियों के आगे खूंखार कुत्ता तैनात कर दिया जाए, जो दुम हिलाकर उनका स्वागत करे और भौं 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 कर अजनबियों के मन में खौफ और आतंक पैदा करे। बहरहाल यह बात भी अहम थी कि जितने दुर्लभ नस्ल का एलियन टाइप कुत्ता होगा, मोहल्ले में उसके मालिक की धाक भी उतनी ही जमेगी। मोहल्ले में सबसे पहले जयपाल गुज्जर ने अपनी कोठी के गेट पर एक अल्सेशियन कुत्ता बैठाया। परिणाम स्वरूप चौधरी रणविजय इस बात को लेकर अधिक चिंतित दिखे। टुच्चे जयपाल ने मारे से पहले कुत्ता कैसे तैनात कर लियो। चौधरी साहब गांव में थे तो उनके लंठ लहेड़े लड़कों को अपने परिवार से कोई खास मतलब तो था नहीं। वे या तो इधर उधर घूम फिर कर खेत खलिहानों में शौच जाने वाली जनानियों की इज्जत पर हाथ डाला करते थे, या दिन दहाड़े कुछ अनाप शनाप वारदात करके अपने बाप की पूंजी में बरकत किया करते थे। यूँ तो चौधरी साहब ने अपनी ज़मीन बड़े बड़े बिल्डरों को बेचकर एक मोटी रकम बैंक में जमा करने के बाद स्थायी तौर पर शहरी माहौल में रहने का मन बना लिया था। तथापि उनके गांव के घर में अपनी लुगाई और बहुओं के कुछ गहने गिठू ही बचे थे, जिन्हें वह जमीन में गाड़कर ऐसे रखते थे कि चोरों को उसकी भनक तक नहीं मिल पाती थी। अगर कोई चोर लुटेरा उनके घर लूटपाट करने का आत्मघाती खतरा मोल लेता भी तो उसे पहले कच्चे बरामदे में दिन रात रखवाली कर रहे चौधरी रणविजय से दो चार हाथ करना पड़ता, जो उसके वश की बात थी नहीं, क्योंकि चौधरी के दोनों बाजुओं में सांड का बल था और पैरों में हाथियों की सी ताकत थी। सुबह उठने के बाद वह अपने दोनों हाथों से बैलों के सींग पकड़कर उन्हें पीछे धकेलते हुए अपने बाहुबल की आजमाइश करते थे और अपने कुएं पर जाकर पहले आवारा घूम रहे बालकों से अपने जिस्म पर चिकनी मिट्टी मलवाते थे। फिर कोई आधा घंटे तक दंड बैठक पेलते थे। शाम को खेत से लौटकर अपनी लुगाई पर रोब गांठते थे और आंगन से उसारी तक स्वच्छंद उठ बैठ रही अपनी बहुओं की आबरू आज़ादी पर ग्राण लगाते थे। सो चौधरी साहब ने एक बेहतरीन नस्ल का कुत्ता मुंहबोले दाम पर खरीदने के लिए दूर दराज के महानगरों में खूब हाथ पैर मारे। आखिरकार उनके हाथ एक डैनिश डॉग लग ही गया, जिसे उन्होंने अपनी कोठी के ऊपर आलीशान मोमटी वाली छत पर तैनात किया और जिसकी देखभाल के लिए मासिक पगार पर जसभीर जाटो नाम के एक जवान छोरे को नौकर रखा। उनका मानना था कि किसी पढ़े लिखे शहरी लड़के के बजाय कोई ग्रामीण लौंडा ही उनके कुत्ते की खिदमत बेहतर ढंग से कर पाएगा। जयपाल गुज्जर पर
चौधरी रणविजय की हरकत एकदम नागवार गुजरी। सुबह जब वह चौधरी की कोठी के सामने से अपने पोते को टहलाने के बहाने गुजर रहे थे तो उन्होंने सिर उठाकर उनके कुत्ते पर भरपूर निगाह डाली और कुत्ते के पास ही वर्ल्ड ट्रेड फेयर से खरीदी गई इजी चेयर पर जुम्बिश करते हुए और अखबार पढ़ने की कोशिश कर रहे चौधरी को बधाई दी। अरे चौधरी, तन्ने कितना बुलंद डाग अपने गेट पर बिठा राख्यो है। अरे इस सिपाही का नाम के है? चौधरी को जयपाल के शब्दों में छिपा व्यंग बर्दाश्त नहीं हुआ। उसका सिर भन्ना गया। आवेश में उसके कानों में इतनी खुजली हुई कि उसने पूरी उंगली ही अपने दाएं कान में डाल दी। ओए जयपाल गुज्जर, मारे इंग्लिश कुत्ते को सिपाही मत कहियो। ये तो थन्नेदार है, थन्नेदार, पूरे कॉलोनी का थन्नेदार। जयपाल गुज्जर घर पहुंचकर काबू में नहीं थे क्योंकि चौधरी ने परोक्षतः कॉलोनी के सभी कुत्तों समेत उसके कुत्ते को भी मामूली सिपाही बना दिया था और अपने कुत्ते को उन सभी का सरदार। वह ड्राइंग रूम में सोफे पर टांग पसारते हुए अपने 12 वर्षीय पोते से चीख उठे, ओए शेरू, म्हारो सिर बहुत गर्म हो रहो है, तनिक फ्रिज का ठंडा पानी तो पिला दे। शेरू अपनी माँ द्वारा अभी अभी तैयार की गई बाल्टी भर लस्सी अपने दादा के सामने रख दिया। जयपाल पानी के स्थान पर लस्सी देख उछल पड़े। ओए लौंडे, तूने तो मारो मिजाज ही नरम कर दियो। जयपाल ने पहले चौधरी को एक भद्दी गाली दी, फिर तसल्ली से पूरी लस्सी अपने पेट में उड़ेलते हुए कुछ सोचने लगे और ड्राइंग रूम से बाहर आकर बरामदे में टहलने लगे। उन्होंने बाहर निकलकर अपनी मूछें ऐंठते हुए बड़े गौर से अपनी भव्य कोठी का नज़ारा किया। फिर बरामदे में वापस आकर बड़बड़ाने लगे, चौधरी की कोठी तो म्हारी कोठी के आगे पानी भरती सी लाग गए है, फिर म्हारो कुत्ता कैसे इसके थन्नेदार डाक का सिपाही बनेगो। उन्होंने तत्काल अपने बड़े बेटे बीरपाल से कोई खास बात करने के लिए मोबाइल पर नंबर मिलाया। कुछ देर बाद ही बीरपाल हाजिर हो गया। जयपाल बीरपाल के कंधे पर अपना हाथ डालकर टालते हुए भड़क उठे, ओए बीरपाल, तेरे को अपने बाप की इज्जत आबरू की भी चिंता होवे है कि नहीं? के बात हो गई पप्पा जी, मारो से के गलती हो गई? बीरपाल मुंह भाकर खड़ा हो गया। जयपाल गुर्रा उठे, तन्ने नहीं देखो क्या कि टुच्चे चौधरी ने म्हारे से ज्यादा बुलंद डाग अपनी मोमटी पे बिठा रखो है। बीरपाल नकटी निकालते हुए बोल उठा, पप्पा जी देखो तो है, परंतु हम भी चौधरी को धूल चटा के दम लेवेंगे। आखिर हमें भी जमीन के मुआवजे में 400 करोड़ रुपये मिलो है। मारो सामने फटीचर चौधरी की क्या बिसात। वह भी सोचते हुए चिंता में पड़ गया। कोई हफ्ते भर बाद कॉलोनी में हर जवान पर बस एक ही चर्चा थी, चौधरी रणविजय के पड़ोसी जयपाल गुज्जर ने अपनी कोठी के सामने 1.5 करोड़ की फरारी मोटर कार खड़ी की है। जयपाल ने कॉलोनी के 200 घरों में मिठाई का डिब्बा भिजवाकर इस अवसर को सेलिब्रेट किया। चौधरी रणविजय को अच्छी तरह समझ में आ गया कि जयपाल यह सब उसे नीचा दिखाने के लिए कर रहा है। लज्जा और शर्म के कारण वह कई दिनों तक घर में ही दुबके रहे। आखिर वह कॉलोनी में किसी को मुंह दिखाएं तो कैसे दिखाएं? अब इतनी महंगी गाड़ी खरीदने की औकात उनके पास नहीं रही। सारी जमा पूंजी तो अपनी कोठी को सजाने संवारने में लगा दी। बहरहाल जयपाल ने तो इतनी महंगी कार खरीदकर उनकी इज्जत का गुड़ गोबर कर ही दिया है। उन्होंने अपने नाते रिश्तेदारों और समुदाय के लोगों के साथ भी चौपाल बैठाई, खूब विचार विमर्श किया, पर किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच पाए। अभी यह सब चल ही रहा था कि चौधरी को लगा कि जैसे उनका भाग्योदय होने वाला है। उनकी बेटी के लिए शादी का प्रस्ताव एक निहायत अमीर जाट परिवार से आया, जिसके पास कोई 300 एकड़ जमीन थी। गांव में 125 भैंसों का खटाल था, एक ट्रांसपोर्ट कंपनी थी और शहर में उसकी ठेकेदारी में कई अपार्टमेंट निर्माणाधीन थे। गुंडागर्दी, जबरन वसूली, हत्या, बलात्कार जैसे कारनामों को अंजाम दिए जाने के कारण उसके खिलाफ सालों से
कई मुकदमे चल रहे थे। उसकी दबंगई और रोब-दाब के किस्से आसपास के जिलों में भी कहे जाते थे। चौधरी को तो लगा कि जैसे इतने बड़े खानदान से रिश्ता जोड़कर अंधे के हाथ बटेर लगने वाला हो, और ऊपर वाले ने जयपाल का माकूल जवाब देने के लिए उन्हें एक सुनहरा मौका दिया है। इस गुमान में उनकी छाती चौड़ी होती जा रही थी कि बड़े घर से रिश्ता करके उन्हें जो मान सम्मान मिलेगा वह जयपाल को क्या कभी मिल पाएगा। इसलिए उन्होंने कोई खास सोच विचार किए बिना ही शादी विवाह के सारे रस्मों रिवाज पूरे किए और गाजे बाजे के साथ बड़ी धूमधाम से अपनी बेटी को सहारावत जाट परिवार की बहू बना दिया। हालांकि उन्हें बाद में पता चला कि उनके दामाद के दाएं घुटने के नीचे का हिस्सा किसी मारपीट में क्षतिग्रस्त हो चुका है, जिसमें कृत्रिम पैड लगा हुआ है। बहरहाल उनका मन तो इसी बात से कुमाचे भर रहा था कि उनके समधी उनसे मिलने इम्पोर्टेड गाड़ियों में आते हैं और हर बार उनकी बेशकीमती विदेशी गाड़ियों का मॉडल अलग अलग होता है। अब चौधरी रणविजय जयपाल की कोठी के सामने से अपने पोते के साथ गुजरते तो न तो वह सिर उठाकर उसके अल्सेशियन कुत्ते को देखते, न ही उसे पुकार कर उससे दो बातें करने की जहमत उठाते। उल्टे वह पिच से थूकते हुए आगे बढ़ जाते। जयपाल गुज्जर फन पर बार बार वार किए जा रहे सांप की तरह फुफकार कर रह जाता। लिहाजा कॉलोनी के धीरे धीरे बढ़ते रहने के साथ साथ घटनाएं अलग अलग ढंग से घटित हो रही थी। इसी बीच जयपाल के एक रिश्तेदार जो एमएलए थे और गुज्जर समुदाय के जाने माने नेता थे ने उनके यहाँ एक रात मेहमान बनकर उन्हें कॉलोनी में रातों रात खास चर्चा का विषय बना दिया। उन्होंने जयपाल को राय दी कि अभी इस नगर निगम का चुनाव होने जा रहा है, उसमें वह काउंसलर के लिए खड़े हो जाए। अगले दिन जब एमएलए अपनी गाड़ी से जयपाल की कोठी से रुखसत हुआ तो उसकी तो कॉलोनी में छवि ही निखर गई। पूरी कॉलोनी में जयपाल की रिश्तेदारी किसी एमएलए से होने की खबर जंगल की एक आग की तरह फैल गई। फिर उसके बाद पार्षद के प्रत्याशी के रूप में उनके खड़े होने की अफवाह से चौधरी के कान भी खड़े हो गए। उन्हें पल में लगा कि जैसे वह किसी वट वृक्ष के नीचे पनपने वाला एक बौना सा पौधा है। बहरहाल वह भी जयपाल से कैसे पीछे रहते। उन्होंने सारे तिकड़म आजमाते हुए नगर निगम के चुनाव में टिकट हथियाने के लिए एड़ी चोटी की कोशिश की, पर उन्हें असफलता ही हाथ लगी। जबकि जयपाल को अपने एमएलए रिश्तेदार की मदद से न केवल चुनाव लड़ने का टिकट मिला, बल्कि उन्होंने अपने क्षेत्र के विरोधी प्रत्याशी को भारी शिकस्त भी दी। अब तो कॉलोनी में जयपाल की तूती बोल रही थी। जनप्रतिनिधि होने के कारण वो कॉलोनी वासियों का खैर ख्वाह बनते जा रहे थे। उन्होंने विकास कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अपनी रोब में निखार लाने के लिए सारे हिकमत भी अपनाए। यानी कॉलोनी के द्वार पर अपने नाम का बड़ा सा साइन बोर्ड लगवाया, अपनी फरारी गाड़ी के ऊपर लाल बत्ती फिट कराई, गाड़ी के आगे के नंबर प्लेट के ऊपर नेम प्लेट लगवाया जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में अंग्रेजी में पार्षद जयपाल गुज्जर लिखवाया। फिर लाखों रुपए खर्च करके भव्य भगवती जागरण करवाया और कोई 10,000 श्रद्धालुओं को दावत दी। अर्थात जनप्रिय बनने के जिन नुस्खों पर अमल किया उनसे उनके व्यक्तित्व का रंग और निखर गया। इस बीच यदि उनके बेटे बीरपाल ने उन्हें याद न दिलाया होता तो वह लगभग भूल ही गए थे कि वह पिछले साल कुत्ते के मुद्दे पर चौधरी के सामने किस कदर हीन भावना के शिकार हुए थे। सो उन्होंने पहले अपने अल्सेशियन कुत्ते को घर से बाहर खदेड़ा और फिर कोई ज़्यादा जद्दोजहद किए बिना ही अपनी कोठी की छत पर एक बुलडॉग तैनात कर दिया, जिसकी सुबह शाम कॉलोनी में तफरी कराने के लिए मोटी तनख्वाह पर एक प्रशिक्षित नौकर रख लिया और उसे यह निर्देश दिया कि वह खास यूनिफॉर्म में ही बुलडॉग को घुमाने फिराने निकला करे। जयपाल के इस आचरण का माकूल जवाब देने की कुव्वत चौधरी में नहीं थी। अपनी पोजीशन को देखते हुए भी वह खामोश रहा।
कहाँ राजनेता बनने की दमखम रखने वाला जयपाल और कहाँ वह अदना सा चौधरी जिसके ढोल में पोल ही पोल हैं। इसके अलावा कॉलोनी में कई कोठी वालों ने भी बेशकीमती देशी विदेशी कुत्ते पाल रखे थे, जिस कारण कुत्ते पालने के मुद्दे का साधारणीकरण हो गया था। ज्यादातर हर चौधरी की कोठी के द्वार पर एक से बढ़कर एक कुत्ते तैनात थे। स्वतंत्रता दिवस पर पार्षद जयपाल के हाथों तिरंगा फहराए जाने का आयोजन चल रहा था और बड़ी संख्या में लोग बाग पार्क में इकट्ठे हुए थे। इस अवसर पर जयपाल विशेष उत्साहित थे। यह उनके जीवन का पहला मौका था जबकि वह 15 अगस्त के दिन आसमान में तिरंगा फहराने जा रहे थे। उन्होंने कुछ स्थानीय अखबारों के पत्रकारों, कैमरामैनों और मीडिया के लोगों को भी आमंत्रित कर रखा था ताकि उनकी गतिविधि को अच्छा प्रचार प्रसार मिल सके। कुछ तिकड़म भिड़ाकर वह राष्ट्रीय अखबारों में भी इस खबर को सुर्खियों में छपवाने जा रहे थे। बहरहाल वहां के आयोजन में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए ढेरों उपाय किए गए थे। गौरतलब बात यह थी कि खुद पार्षद साहब ने अपने बुलडॉग को मंच के पास ही खड़ा कर रखा था ताकि कॉलोनी के दूसरे आवारा कुत्ते मंच के पास आकर कोई गड़बड़ी पैदा करने का दुस्साहस न कर सके। वास्तव में कोठी वालों के शौक के कारण कॉलोनी में कुत्तों की संख्या इतनी अधिक हो गई थी कि जब कभी कोई सार्वजनिक जश्न होता तो वे कुत्ते वहां आतंक का माहौल बनाने के लिए इकट्ठे हो जाते। लिहाजा पार्षद साहब मंच पर चढ़कर तिरंगे को फहराने के लिए डोर खींचने का यत्न कर ही रहे थे कि तभी वहां मौजूद भीड़ में बड़ी अफरा तफरी सी मच गई। कहीं से चौधरी का डेनिश डॉग सारी बाधाएं लांघकर ठीक मंच के करीब तैनात बुलडॉग के पास आ धपका। पार्षद साहब को तो कुछ भी समझ में नहीं आया। तभी भीड़ में से किसी की आवाज़ सुनाई दी, अरे पार्षद साहब का बुलडॉग कुत्ता न होकर कुतिया है और चौधरी रणविजय का कुत्ता उसी की फिराक में आया है। पार्षद जयपाल ने अपने बुलडॉग को ध्यान से देखा पर वह तो चौधरी के डेनिश डॉग के साथ राजी होकर बाहर निकल भागा था। पार्षद का मंच पर बिल्कुल जी नहीं लग रहा था क्योंकि चौधरी के डेनिश डॉग ने उनकी पगड़ी जो उछाली थी। आखिर उनका बुलडॉग कुतिया कैसे निकल गया? उन्होंने तो कुत्ता समझकर उसे 10 लाख में खरीदा था। उन्होंने किसी तरह से उस कार्यक्रम को अंजाम तक पहुंचाया। कोठी में कदम रखने के बाद एकदम आपे में नहीं थे वे। वह राइफल कंधे पर लटकाए बीरपाल से कभी अपने बुलडॉग के बारे में पूछते जो उस डेनिश डॉग के साथ फरार थी, तो कभी चौधरी रणविजय के बारे में जिसकी कोठी पर ताला लटका हुआ था। वह दोनों का वारा न्यारा करने को उतावले हो रहे थे पर आज तक न तो उनका बुलडॉग वापस लौटा है न ही चौधरी की कोठी पर लगा ताला हटा है। कॉलोनी वाले कहते हैं कि गुज्जर और जाट के बीच का झगड़ा ऐसे आसानी से निपटने वाला नहीं है। यह झगड़ा पुश्तैनी खींचेगा। बेशक दोनों के आने पर कॉलोनी में कोई बड़ा हंगामा ज़रूर खड़ा होगा। कॉलोनी वाले दोनों की कॉलोनी से गुम रहने के लिए ईश्वर से लगातार प्रार्थना करते आ रहे हैं क्योंकि उनकी कॉलोनी में आते ही कॉलोनी वासियों का चैन सुकून खत्म हो जाएगा। दोस्तों, यह कहानी मनुष्य के मानसिक खोखलेपन को रेखांकित करती है। क्या यह कहानी आपको पसंद आई? यदि पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। अपने विचार भी कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिए। धन्यवाद।